नमस्कार, दोपहर के 1 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। सरकारों की मदद के बड़े बड़े दावों के बावजूद मजदूर लाचार क्यों? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि आजकल देश भर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो दिल को तकलीफ पहुंचा रही हैं। देश के कई शहरों से मजदूरों के सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलकर घर जाने की तस्वीरें हो या फिर मासूम बच्चों और महिलाओं के साथ पैदल चलने की तस्वीर। हालत कुछ ऐसी है कि ये दर्द भरी तस्वीरें दिल को छू जाती हैं। ऐसे में सवाल यही है कि अगर सरकारें इतनी मदद कर रही हैं तो फिर भी मजदूर लाचार क्यों हैं? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं। एक दिन का टाइम इसलिए था क्योंकि सोमवार को प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ मीटिंग की थी और प्रधानमंत्री जी ने सभी मुख्यमंत्रियों को कहा था कि भाई आप अपने राज्य में 17 तारीख के बाद कितनी ढिलाई चाहते हैं, अपना प्रस्ताव मुझे 15 तारीख के पहले भेजिए। आज 14 तारीख है, हम आज शाम तक अपना प्रस्ताव भेजना चाहते हैं। सभी राज्य अपने अपने प्रस्ताव प्रधानमंत्री जी को भेजेंगे और फिर केंद्र सरकार निर्णय लेगी कि कहां कहां कितना कितना लॉकडाउन अलाउ करना है, दिल्ली के अंदर कितनी ढिलाई दी जानी चाहिए। ये हमसे सुझाव मांगे केंद्र सरकार ने। मैंने तय किया कि ये सुझाव किसी एसी कमरे के अंदर बैठ के नहीं होने चाहिए। जनता से पूछना चाहिए, एक्सपर्ट से पूछना चाहिए, डॉक्टर से पूछना चाहिए कि क्या होना चाहिए। इसीलिए मैंने परसों जनता से सुझाव मांगे। 24 घंटे का टाइम था, कल शाम को 5 बजे तक का टाइम था क्योंकि हमें भी टाइम चाहिए था पढ़ने के लिए। और 24 घंटे में आपको यकीन नहीं होगा जान के कि पौने 5 लाख व्हाट्सएप मैसेजेस आए हमारे पास, 10,700 ईमेल आए और 39,000 लोगों ने फ़ोन करके अपने सुझाव दिए। तो मोटे मोटे तौर पे 5 लाख से ज़्यादा सुझाव हमारे पास आए हैं। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव लोगों ने भेजे हैं, काफ़ी क्रिएटिव सुझाव लोगों ने भेजे हैं। कुछ एक उसमें से मैं आपको बताना चाहता हूं कि लोग क्या चाहते हैं, दिल्ली के लोग क्या चाहते हैं। क्या स्कूल खुलने चाहिए, कॉलेजेस खुलने चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खुलने चाहिए? अधिकतर लोगों का कहना है कि अभी नहीं खुलने चाहिए, गर्मियों की छुट्टियों तक बंद रहने चाहिए, उसके बाद सोच सकते हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि खुलने चाहिए, लेकिन अधिकतर लोगों ने कहा कि स्कूल, कॉलेज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस गर्मी की छुट्टियों तक बंद रहने चाहिए। अधिकतर लोगों का कहना था होटल अभी नहीं खुलने चाहिए, लेकिन रेस्टोरेंट खोल दीजिए, खाने की होम डिलीवरी अलाउ कर दीजिए, टेक अवे अलाउ कर दीजिए कि लोग खरीद के और वहां से चले जाएं, वहां बैठ के ना खाएं। ऐसा कई लोगों का मानना था, लेकिन इस पे लगभग लोगों की सहमति है कि अभी बार्बर की शॉप, नाई की दुकान नहीं खोलनी चाहिए। उसमें काफ़ी ज़्यादा कांटेक्ट होता है, उससे कोरोना फैलने का डर रहता है। उसी तरह से स्पा, सलून, सिनेमा हॉल्स, स्विमिंग पूल्स, इसमें अधिकतर लोगों ने कहा कि अभी फ़िलहाल ये नहीं खुलने चाहिए। लेकिन लोगों ने ये पूछा कि जी ये जो शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आपने कहा है कि लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, इसका क्या लॉजिक है? कोरोना से इसका क्या लेना देना है? रात के वक्त इसको, शाम के वक्त लोग बाहर नहीं निकलेंगे, इससे क्या लेना देना है इसका कोरोना का? तो लोगों का कहना था कि ये वाली टाइम लिमिट नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके ऊपर सबका कहना है कि अभी बुजुर्गों को घर से नहीं निकलने देना चाहिए। जितने हार्ट पेशेंट्स हैं, दमे के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ हैं, कैंसर वाले हैं, ऐसे लोगों के लिए कोरोना जानलेवा हो जाता है। सबका ये मानना है कि इन लोगों को एहतियात बरतने की ज़रूरत है, इन्हें घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इन्हें घर के अंदर रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इनके ऊपर सख्ती होनी चाहिए। प्रेग्नेंट महिलाएं हैं,
10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। और एक चीज़, इस पे लगभग सबकी आम सहमति है कि जितना भी खोला जाए सोशल डिस्टेंसिंग कंपलसरी होनी चाहिए। और कई लोगों ने कहा है कि मास्क न पहनने वालों पे सख्त फाइन लगना चाहिए, उन पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, मास्क पहनना कंपलसरी होना चाहिए। लोगों ने कहा जी पार्क में जाने की तो इजाज़त होनी चाहिए ताकि सुबह वॉक कर सकें, वॉक करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे तो हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। लोगों का ये भी कहना है, कई लोगों ने ट्रांसपोर्ट के ऊपर अपने सुझाव दिए हैं। उनका कहना है कि ऑटो रिक्शा और टैक्सी खुलने चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि एक ऑटो रिक्शा में 1 पैसेंजर अलाउड होना चाहिए, टैक्सी में केवल 2 पैसेंजर्स अलाउड होने चाहिए। हर सवारी के बाद वो डिसइंफेक्ट करें। अधिकतर लोगों ने कहा कि बसें खुलनी चाहिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। बस में 20-25 से ज़्यादा सवारियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोगों को अभी जैसे पिछले हफ्ते जब लॉकडाउन 3 के दौरान अभी प्राइवेट और गवर्नमेंट ऑफिसर्स को खोलने की इजाज़त दे दी गई, तो लोग कह रहे हैं कि इजाज़त तो दे दी लेकिन जाने के लिए साधन तो नहीं दिया ना, सबके पास अपने प्राइवेट व्हीकल तो नहीं है ना, तो लोग जाएंगे कैसे? बसें नहीं खुलेंगे तो जाएंगे कैसे? तो लोगों का कहना है कि कुछ हद तक बसें अलाउ होनी चाहिए कम सवारियों के साथ। कुछ लोगों का कहना है कि मेट्रो भी लिमिटेड तरीके से खोलनी चाहिए, पूरी नहीं खोलनी चाहिए। उसके ऊपर लोगों ने तरह तरह के सुझाव दिए। लिमिटेड तरीका का क्या मतलब हो सकता है? हमारे पास मार्केट एसोसिएशंस के खूब सुझाव आए हैं, कई सारी मार्केट एसोसिएशंस ने सुझाव भेजे हैं और अधिकतर मार्केट एसोसिएशंस का ये कहना है कि मार्केट और मार्केट कॉम्प्लेक्स खुलने चाहिए। उन्होंने कहा जी ऑड इवन करके खोल दो, एक दिन आधी दुकानें, दूसरे दिन आधी दुकानें। कई लोगों ने कहा कि कई लोगों ने सुझाव दिया कि मॉल्स खुल सकते हैं, 1/3 शॉप्स खोल दो, आधी शॉप्स खोल दो मॉल्स के अंदर, लेकिन शॉपिंग मॉल्स भी धीरे धीरे खुलने की तरफ बढ़ने चाहिए। हमारे पास बहुत सारी इंडस्ट्री एसोसिएशंस के सुझाव आए। इनमें से कई इंडस्ट्री एसोसिएशंस के बाद साथ मार्केट एसोसिएशंस के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हुई, अलग अलग तरह की। इंडस्ट्री एसोसिएशंस का कहना है कि इंडस्ट्रियल एरियाज खुलने चाहिए। वैसे तो अभी फिलहाल भी इंडस्ट्रियल एरियाज खुलना अलाउड है। कंस्ट्रक्शन की एक्टिविटीज़ अभी फ़िलहाल अलाउड है कि वहीं पे आसपास रहने वाले मजदूर ही अलाउड होने चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि मजदूर तो दिल्ली में जगह जगह रहते हैं, तो दिल्ली के मजदूर अलाउड हों ऐसी व्यवस्था की जाए। लेकिन कंटेनमेंट जोन में जो रेड जोन्स हैं दिल्ली के अंदर, कंटेनमेंट जोन्स के अंदर किसी भी तरह की एक्टिविटी अलाउ नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे सुझाव हमारे पास आए हैं। 24 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन लगा था, 1.5 महीना हो गया। इस 1.5 महीने के अंदर लगभग सारा देश बंद था, पूरी दिल्ली बंद थी। बंद करना तो आसान था, खोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अर्थव्यवस्था को खोलने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन मेहनत तो हम लोग करते हैं, सब लोग मेहनत करते हैं। आने वाला समय काफ़ी कठिन समय है। आपके सुझावों के आधार के ऊपर आज शाम को 4 बजे एलजी साहब के साथ हमारी दिल्ली की स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग है। आप लोगों ने जितने सुझाव भेजे हैं, इन सभी सुझावों के ऊपर शाम को 4 बजे वाली मीटिंग में चर्चा होगी और उसके बाद दिल्ली में कितनी ढिलाई दी जाए, हम अपने प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार को भेजेंगे। केंद्र सरकार फिर पूरे देश के बारे में निर्णय लेगी कि किस राज्य के अंदर केंद्र सरकार कितनी ढिलाई देने का निर्णय लेती है। इस वक्त पूरे देश के अंदर डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट लागू है, जिसके अंदर केंद्र सरकार को काफ़ी पावर्स हैं कि वो स्टेट गवर्नमेंट्स को सीधे डायरेक्शन देती है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को क्या काम करना है। तो जो केंद्र सरकार आदेश देगी अगले 2-3 दिन में हम लोगों को पता चलेगा
उसके आधार पे सोमवार से दिल्ली के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज़ शुरू होंगी। जो भी एक्टिविटीज़ शुरू हों, एक चीज़ का ख्याल रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग का फॉलो करना है, हमेशा मास्क पहन के घर से बाहर निकलना है और ख़ास तौर से अपने बुजुर्गों का, प्रेग्नेंट महिलाओं का और जो कोमोर्बिडिटी वाले लोग हैं उनका ख़ास तौर से ख्याल रखना है। नमस्कार। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे। लॉकडाउन 4 में राहत के लिए 5 लाख से ज़्यादा सुझाव उन्हें मिले हैं। स्कूल कॉलेज बंद रखने के भी सुझाव मिले हैं। ज़्यादातर लोगों के जो सुझाव हैं बहुत अच्छे हैं। वो ये बता रहे हैं कि इस तरह की इकोनॉमी को भी मजबूती मिले और लोगों को भी इस लॉकडाउन से राहत मिले। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर जो कहा है, जो लोगों के सुझाव के जरिए सामने आई, कि स्कूल गर्मियों की छुट्टियों का भी सुझाव मिला है, बंद रहें, इस दौरान ना खोले जाएँ, सोशल डिस्टेंसिंग को आगे जारी रखने का सुझाव मिला है। साथ ही बुजुर्गों को लेकर भी बेहतरीन सुझावों के साथ उन्होंने कहा है, हम लगातार विचार विमर्श कर रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल को मिले सुझाव और उन सुझावों को लेकर दिल्ली के लोगों की राय ये सामने आ रही है और इसी पर अब हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी से विजय सोनकर शास्त्री जुड़ गए हैं, कांग्रेस से आलोक शर्मा जुड़ गए हैं और हमारे सहयोगी हरियाणा के से अंबाला से जुड़े हुए हैं मोहित मल्होत्रा, थोड़ी देर में जुड़ेंगे, उनके बाद जाएंगे। लखनऊ से अजीत भी हमारे साथ होंगे। लेकिन मैं सबसे पहले विजय सोनकर शास्त्री जी, आपके पास जानना चाहती हूँ वो ये कि 8,000 के करीब जो आंकड़े हैं वो केसेस कोरोना वायरस के आ चुके हैं दिल्ली में, और ऐसे में वो जो सुझाव बता रहे हैं उनमें से आपको कौन से सुझावों पर दिल्ली को अमल करना चाहिए? देखिए प्रीति जी, मेरे ख्याल से इन्होंने जितने भी सुझाव मांगे हैं या लोगों ने दिए हैं या ये खुद अपने तरफ से दे रहे हैं, ये सारे सुझाव कारगर हैं और ये सुझाव पहले से भी पब्लिक डोमेन में ये सब चल रहे हैं जी। और अभी तक इन्हीं सबों का पालन भी हुआ है, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई नए सुझाव इन्होंने दिए हैं या कुछ इस प्रकार के सुझाव दिए हैं जो कोई विशेष हो। ये सारे सुझाव तो कोरोना महामारी को कंट्रोल करने की दिशा में शुरू से ही सभी राज्य लगभग इसको फॉलो कर रहे हैं और ऐसे ही विचार बना करके लगातार चल रहे हैं। ऐसे ही विचार लोगों के साथ भी आ रहे हैं। सोशल मीडिया इत्यादि के माध्यम से मैं थोड़ा सा कभी कभी देखता हूं तो ये सारे के सारे सुझाव पहले से भी चल रहे हैं। करीब करीब मेरे ख्याल से महीनों से ये सारी चीजें चल रही हैं। नहीं तो लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो सुझाव हैं और जिनको लेकर केजरीवाल को आपने सुना कि काफी पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये सभी मान लेने चाहिए या फिर इनमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है? क्योंकि लगातार दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जो हॉटस्पॉट हैं, रेड जोन है और लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। प्रीति जी, मैं बड़ी क्लियरली बोलना चाहता हूं कि इन्होंने जितने भी सुझाव अभी जनता के सामने रखे हैं आपके चैनल के माध्यम से, ये सारे के सारे सुझाव मानने के लायक ही हैं और इन्हीं से हम दिल्ली में एक बड़ी कोरोना के विरुद्ध युद्ध लड़ सकते हैं और यही बहुत बड़ा सहयोग होगा जनता के प्रति भी और सरकार के प्रति भी। आलोक जी, जनता आजिज आ चुके हैं और इस बात को खुद भी बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि दिल्ली के लोग किस तरह से परेशान हैं। लेकिन वो जो सुझाव लेकर आ रहे हैं, क्या मौजूदा वक्त में उनको अमल में लाना ठीक फैसला होगा? देखिए, मैं समझता हूं प्रीति, मुझे केजरीवाल जी की पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ रही है। वो स्वयं ही तो इन सब सुझावों की वकालत कर रहे थे। आज केवल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैनेजमेंट, मीडिया मैनेजमेंट और हेडलाइन मैनेजमेंट करना चाहते हैं। केजरीवाल जी को चाहिए कि आज वो निकलें सड़कों पर। केजरीवाल जी अपने घर से नहीं निकले अभी तक। पता होगा आपको भी, शायद मीडिया के साथियों को, कि वो पहला सीएम है जो अपने घर से एक बार भी नहीं निकला है। उनको जाइए, जाकर देखें सड़कों पर पब्लिक की लाइन लगी हुई है, मजदूरों की लाइन लगी हुई है। उत्तर प्रदेश की तरफ और बिहार की तरफ के मजदूर जा रहे हैं। उनको किसको राशन मिला, किसको नहीं मिला, किसी चीज से उनको कोई मतलब नहीं है। वो केवल और केवल मीडिया और हेडलाइंस में बने रहना चाहते हैं। केजरीवाल जी, आप जरा जाकर किसी भी दिल्ली की रेड लाइट पर जाकर खड़ा होकर देखिए, 50, 60, 70 गाड़ियां हर रेड लाइट पे खड़ी हुई हैं। जो राज्य के सर्वोच्च पद पर होता है वो तो आदेश देता है और वो ये देखता है कि उसका पालन हो रहा है नहीं हो रहा है। तो फिर मैं, अगर आप अरविंद केजरीवाल की बात करेंगे, तुलना नहीं होनी चाहिए, लेकिन आपकी ही बात को काउंटर करने के लिए उद्धव ठाकरे कितना निकले हैं सड़कों पर, बताइए जरा।
फिर तो इस बात की भी चर्चा होनी चाहिए। पहले दिन से निकले हैं, उद्धव ठाकरे जी पहले दिन से निकले हैं। मैं 4-5 फोटो आप कहेंगे मैं दिखा सकता हूं जिसमें बाहर भी गए हैं वो। लेकिन दिल्ली देश की राजधानी है और सबसे ज्यादा हॉटस्पॉट है, और दिल्ली की तुलना आप महाराष्ट्र से नहीं कर सकते, दिल्ली की तुलना आप बॉम्बे से कर सकते हैं, लेकिन महाराष्ट्र से पूरे से नहीं कर सकते। बात कर रहे हैं लेकिन दुर्भाग्य ये है केजरीवाल जी को शायद ये नहीं पता। आलोक जी रुकिए, सुनिए मेरी बात सुनिए। अगर किसी का काम दिशा निर्देश देना है तो वो दिशा निर्देश देकर उनके एग्जीक्यूशन, उसका पालन कैसा हो रहा है, उसका एग्जीक्यूशन कैसा हो रहा है उसको देखे, या वो नहीं निकल रहा, ये सवाल के घेरे में होना चाहिए। मकसद क्या है? दोनों चीजें हैं। उसका कारण है मेरा जो प्रश्न है, उसका मुख्य कारण यह है कि दिल्ली की सड़कों पर तमाम मजदूर जो हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए पलायन कर रहे हैं दिल्ली से। मैं केवल वो देखने के लिए कहना चाहता हूं कि केजरीवाल जी उसको देखें कि क्या हो रहा है दिल्ली की सड़कों पर। लेकिन ये पलायन तो महाराष्ट्र से भी हो रहा है, ये पलायन गुजरात से भी हो रहा है ना। विजय सोनकर शास्त्री जी, क्या ये वाजिब है इस बात को उठाना जो कि आलोक जी कह रहे हैं कि भाई स्थिति खराब है दिल्ली में, लेकिन एक बार भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सड़कों पर नहीं निकले हैं? क्या इस पर ध्यान होना चाहिए, या फिर वो सुझाव जिसको लेकर वो चर्चा कर रहे हैं कि भाई इन सुझावों पर हम विचार कर रहे हैं, महत्वपूर्ण क्या ज्यादा है आज की तारीख में? देखिए, आलोक जी क्या सोच करके ये सब बातें कर रहे हैं, मैंने इस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर करना चाहता हूं कि दिल्ली से जो माइग्रेंट वर्कर्स की समस्या अगर देखा जाए तो पंजाब से, राजस्थान से या महाराष्ट्र से कम नहीं रही है। और अगर ये राज्य अगर प्रिकॉशन लिए होते तो आज इतनी बदतर स्थिति नहीं होती। अब देख लीजिए, अगर बंगाल को, तो बंगाल में किस तरह की स्थिति बनी हुई है। ये सारी स्थिति किसी मुख्यमंत्री के बाहर निकलने या अंदर रहने से नहीं संबंधित है, बल्कि उसके आज भी मध्य प्रदेश में निर्णय के आधार पर मजदूर मारे गए वो दिखाई नहीं दे रहा। और मैं स्पष्ट रूप से ये कहना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस के लोगों ने और खासतौर से कांग्रेस के राज्यों ने अगर प्रिकॉशन लिए होते, दृढ़ता लिए होते और डिटर्मिनेशन वो दिखाए होते कोरोना के प्रति, तो आज की ये बदतर स्थिति नहीं आती। जिस तरह से माइग्रेंट लेबर भाग रहे हैं चारों तरफ, आप बताइए बीजेपी के किसी एक राज्य में? विजय सोनकर शास्त्री, यहाँ पर आंकड़ों को दुरुस्त करने की जरूरत है। यहाँ पर कांग्रेस शासित राज्यों की बात नहीं है, यहाँ बीजेपी शासित राज्यों की भी बात है, या पश्चिम बंगाल की टीएमसी सरकार की भी बात है। यहाँ पर जितने कांग्रेस शासित राज्य है वहां तो स्थिति है ही, सब जगह ये स्थिति है। लेकिन सबसे बड़ी आयरनी ये है, सबसे बड़ी दुर्दशा ये है कि उन मजदूरों को रोकने के लिए आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। आप ये दावे कर रहे हैं कि उनका पेट हम भरेंगे, उनके रहने खाने पीने का ध्यान रखेंगे, लेकिन अगर फिर भी मजदूर पलायन कर रहा है, वो राज्य छोड़कर अपने पैतृक गांव जाना चाह रहा है, राज्य जाना चाह रहा है, तो इस बात को आप लोग समझने में नाकाम है। और देश के हर हिस्से से ऐसी तस्वीरें आ रही है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल के जो सुझाव हैं वो क्या वाकई सुझाव को लेकर अंतिम फैसला लेंगे, ये देखना होगा। इधर लॉकडाउन के दौरान जगह जगह फंसे मजदूर अपने अपने घरों की तरफ जाने के लिए नए नए रास्ते आजमा रहे हैं। ऐसी ही तस्वीर सामने आई है अंबाला से, जहां मजदूरों को जब सड़क के रास्ते से जाने से पुलिस ने रोका तो मजदूरों ने जान जोखिम में डालकर, तस्वीरें देखिए, नदी पार करने की कोशिश की। अंबाला में घर जाने के लिए मजदूरों ने घग्गर नदी क्रॉस की। इन मजदूरों को पुलिस ने अंबाला और राजपुरा हाईवे पर जाने से रोक दिया था। अपने घरों का रुख कर रहे कुछ मजदूर तो साइकिल पर जाते दिखाई दिए। मजदूरों की शिकायत है कि पिछले 15 दिनों से कोशिश करने के बाद जब सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो वो पैदल ही अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। पंजाब से लगातार प्रवासी मजदूर पलायन कर रहे हैं। जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हो भी गया है उनका नंबर नहीं आ पा रहा कि वो जो स्पेशल श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं उसमें बैठकर अपने गृह राज्यों में, गृह जिलों में पहुंच सकें, और वो खतरनाक तरीके से अब पंजाब की सीमा को पार करके हरियाणा में दाखिल हो रहे हैं। ये देखिए, ये प्रवासी मजदूर हैं जो कि इस वक्त अंबाला और राजपुरा, जो कि पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर है, शंभू बॉर्डर, वहां पर हाईवे पर इनको जाने की परमिशन नहीं दी गई, पुलिस ने इनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया। तो इसके बाद ये लोग यहाँ खेतों से और जंगली रास्ते से होकर घग्गर नदी में से किसी तरह से क्रॉस कर रहे हैं। खतरनाक तरीके से अपना सामान लेकर, अपनी साइकिलें लेकर ये लोग यहाँ से गुजर रहे हैं। इनको आगे उत्तर प्रदेश जाना है, बिहार के अलग अलग इलाकों में जाना है, और जो रास्ता है, जो रूट है इनका, वो यही है कि इनको गुजरना होगा, पंजाब को क्रॉस करना होगा, उसके बाद हरियाणा में एंटर होना होगा, लेकिन हरियाणा में एंट्री नहीं है। इस वजह से आप देखिए कितने खतरनाक तरीके से ये लोग यहाँ पर नदी को क्रॉस कर रहे हैं। आप ये बताइए कि इसमें बड़ा खतरा है, लेकिन फिर भी आप लोग जा रहे हैं, क्या करें? हाँ, मजबूर है हम लोग।
पैसा वैसा है नहीं पास में, बिहार जाना है 10-15 दिन लग जाएगा। यहाँ का सरकार कुछ नहीं हम लोग का कर रहा है। तो साइकिल पहले से आपके पास थी या बिहार जाने के लिए लिए? नहीं, साइकिल पहले से था हमारे पास। तो इसी पे आप जाएंगे? हाँ, इसी पर जाएंगे। तो ये नदी पार करना तो बड़ा खतरनाक है, फिर कैसे आप लोग एक दूसरे की मदद करके कर रहे हैं? एक आगे नदी है, एक ये हो गया, एक आगे वाला हो गया, दो नदी हो गया। दो नदी पार करनी पड़ी? एक आगे वाला, एक पीछे वाला, दो नदी हो गया। अच्छा, हाईवे पे जब आप चल रहे हैं तो आपको क्या कहा जा रहा है, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा? वहाँ पे आगे नहीं जाने दे रहे हैं, बोलते हैं ना कि तू लोग वापस चले जाओ नहीं तो मार खाओगे। तो आपने कहा नहीं कि हम 3-4 दिन पैदल चल कर आए, वापस कहाँ जाएंगे? मैं बहुत दूर से पैदल आ रहा हूँ, ये लोग बोलते हैं कि वापस चले जाओ, आगे नहीं जाने। हरियाणा में एंट्री नहीं दे रहे? हाँ, हरियाणा में एंट्री नहीं देंगे। तो ये पुलिस का बर्ताव जो ये मजदूर बता रहे हैं कि किस तरह वो जब अपने रास्ते को आगे बढ़ा रहे थे सड़क के रास्ते, लेकिन जब उन्हें रोका गया तो वो फिर किस तरह से घग्गर नदी को पार करते हुए दिखे। देखिए इनकी संख्या, लेकिन सबसे बड़ी मजबूरी इनकी ये है कि किसी भी कीमत पर घर पहुंचना चाहते हैं, अपने पैतृक निवास पर पहुंचना चाहते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें अपनी जान को भी जोखिम में डालना पड़े तो क्यों ना डालें, ऐसा ये मान रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये स्थिति, ये तस्वीरें बहुत ही दुख भरी इसलिए क्योंकि इन्हें अपने घर पहुंचाने की जिम्मेदारी जिनकी है, क्या वो जिम्मेदारी निभाई जा रही है? क्योंकि दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, उन दावों की हकीकत इन तस्वीरों के जरिए बखूबी समझी जा सकती है क्योंकि घग्गर नदी को पार करना पड़ रहा है और इस पार करने में न जाने किस तरह के जोखिम और इन्हें झेलने पड़ेंगे, ये कहा नहीं जा सकता। पिछले 15 दिन से ये सिलसिला है जो शुरू हुआ है और ये कोशिश में है कि सरकार की तरफ से कोई जवाब मिले, लेकिन जब जवाब नहीं मिला तो इसी तरह साइकिल को उठाते हुए नदी पार कर रहे हैं, पैदल ही अपने घरों से निकल पड़े हैं। लॉकडाउन के बीच अपने घरों को लौट रहे प्रवासी मजदूरों को पैदल चलने से रोकने के लिए राजस्थान सरकार ने 2 दिन पहले ही बसें चलाने का फैसला किया था। सरकार की इस व्यवस्था के तहत मजदूरों को जयपुर के आगरा रोड से भरतपुर में यूपी बॉर्डर तक छोड़ा जाना था, लेकिन बसों के लिए घंटों इंतजार करके बेहाल हो चुके मजदूरों ने पैदल ही चलना शुरू कर दिया। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जाने को निकले कुछ मजदूरों ने गर्मी से बेहाल हो चुके बच्चों और महिलाओं के लिए कुछ दूर के लिए रिक्शा भी कर लिया। मजदूर पैदल चल रहे हैं और पैदल के बाद में अब देखिए कि रिक्शे के अंदर आए हैं और ये भीलवाड़ा से आ रहे हैं और यहाँ से रिक्शा पकड़ा है। आप कहाँ तक छोड़ेंगे इनको? कानोता तक। कहाँ से आ रहे हो आप लोग? भीलवाड़ा राजस्थान। नानक से आए? कैसे आए? पैदल आए हैं। तो अब रिक्शे में कहाँ तक जाएंगे आप लोग? ये पुलिस चौकी तक जाएंगे सर। फिर आगे पैदल जाएंगे। आगे कहाँ जाना आपको? सतना जिला मोहनिया गांव। सारे लोग वहाँ से पैदल आ रहे हैं? जी पैदल आ रहे हैं। सरकार ने बसें चलानी, बस नहीं मिल रही है। कोई नहीं रोकता साहब, कोई नहीं रोकता है। ये छोटे बच्चे को कैसे लेकर चल रहे हैं? चल के पैदल चल रहे हैं? ये भी पैदल चल रहे हैं। आप पैदल चल जाते हैं? आप भी पैदल चल रहे हैं? चल जाएंगे पैदल? तो आप तब तक पैदल ही जाएंगे एमपी यहाँ से? जी सर। तो ये तस्वीरें हैं, राजस्थान सरकार ने बसें चलाने के लिए कहा, बसें चलाई भी जा रही है कि जो लोग राजस्थान से बाहर के हैं, एमपी के, यूपी के, बिहार, उनको उत्तर प्रदेश बॉर्डर तक छोड़ा जाता है। जयपुर के आगरा रोड पर हमें, लेकिन यहाँ पर लोग इसी इंतज़ार में पहुँच गए कि बस मिलेगी, लेकिन बस नहीं मिली तो यहाँ पर टैक्सी पकड़कर अब आगे जा रहे हैं, जितनी दूर तक टैक्सी से जा सकें, फिर उसके बाद में पैदल जाएंगे। इसी तरीके से जयपुर की इस आगरा रोड पर दिन भर इस तरीके से जत्था चला जा रहा है, लोग पैदल आ रहे हैं, उसके बाद में कोई साधन पकड़कर थोड़ी दूर आगे जा रहे हैं। अब आगे भी भरोसा नहीं है। हालांकि यूपी बॉर्डर भी मुश्किल आ रही है क्योंकि यूपी सरकार भी इन मजदूरों को जो दूसरे स्टेट्स के हैं उनको लेने को तैयार नहीं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ भवानीश सिंह। ये सड़क तो उनकी घर तक जा रही है, लेकिन इस सड़क पर इतनी सारी अड़चनें इन मजदूरों को आ रही है कि ये कब तक पहुंचेंगे अपने घर जहां ये जाना चाहते हैं, इनको खुद ही नहीं पता है। इधर मजदूर सड़क पर उतर रहे हैं और हादसों को आमंत्रण दे रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर हैदराबाद की है जहां काम करने वाले एक मजदूर अपनी गर्भवती पत्नी और 2 साल की बच्ची को लकड़ी के पटरे से बनाई एक गाड़ी में खींचता नजर आया। बताया जा रहा है कि ये मजदूर हैदराबाद से 17 दिनों में करीब 700 किलोमीटर का सफर तय कर मध्य प्रदेश के बालाघाट में अपने गांव पहुंचा। कहाँ से आना हो रहा है? हैदराबाद से आ रहे हैं। तो कोई शासन ने आपको कोई व्यवस्था नहीं दी क्या? बिल्कुल नहीं, किसी भी तरीके से? सिर्फ गोंदे में एक बार खाना मिला हमको, हाँ, बाकी कहीं पे हमको कुछ नहीं मिला। यहाँ पे खाना मिला तो वो खाना भी खाने योग्य नहीं था। कहाँ? ये राजेगांव। राजेगांव में। तो आपकी मेडिकल जांच वगैरह हो गई? हाँ, हो गई।
तो आपको वहाँ जो हैदराबाद में किसी तरीके की सुविधा नहीं मिल पाई है? किसी भी तरीके नहीं। हम लोग लगातार जो इस समय कोरोना संकट चल रहा है, इसमें ये भी है कि बालाघाट जिले में दक्षिण के राज्यों से कई सारे मजदूर काफ़ी संख्या में पैदल चल के भी आ रहे हैं, गाड़ियों से भी पहुंच रहे हैं। तो अभी भ्रमण के दौरान महाराष्ट्र बॉर्डर पर ड्यूटी करते हुए एक पैदल परिवार देखा, जिसमें पिता जो है राजू घुरमारे, उसके साथ 2 साल की बच्ची अनुरागनी और उसकी गर्भवती पत्नी धनवंता। तो हम लोगों के पास जो भी संसाधन उस समय उपलब्ध थे, बिस्किट्स थे, वो प्रोवाइड कराए गए। साथ में बच्ची के पास चप्पल नहीं थी, वो प्रोवाइड कराई गई, बच्ची को चप्पल दिया गया। और साथ में उनको बॉर्डर पर पहुंचने के बाद मेडिकल चेकअप करा के तत्काल बस से घर रवाना किया गया है। साथ ही में ये भी कहा गया कि आप घर पर रह के अपने क्वारंटाइन नियमों का पालन करें। तो ऐसी स्थिति में इसमें ये भी देखने में आया था कि जो पिता है वो हैदराबाद से जो कि पैदल आ रहा है, उसने खुद ही अपने हाथों से एक गाड़ी फ्रेम की है, जिसको सड़क पे छोटे पहिए लगा के उसको लुढ़काता हुआ ला रहा है। जब किसी का सहारा नहीं रहा तो फिर अपने हाथों पर मजबूती के साथ उस मजदूर ने भरोसा किया और निकल पड़ा लंबी दूरी तय करने के लिए, और उसी के लिए ये तस्वीर सामने आ गई। मजदूरों की बेबसी की एक और तस्वीर देखिए। ये तस्वीर यूपी के आगरा से है, जहां पंजाब से झांसी लौट रहे एक मजदूर का परिवार अपने बच्चों को पहिए वाले सूटकेस की मदद से खींचने को मजबूर नजर आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो ये तस्वीर आप देखिए, और कैसे ये बच्चा लेटा हुआ है, सो रहा है, कभी करवट बदल ले रहा है, अपनी गर्दन इधर से उधर कर रहा है, लेकिन एक माँ खींचती चली जा रही है। माँ ने घूंघट भी किया हुआ है। ये इस देश की ऐसी तस्वीर है जो ये सोचने के लिए मजबूर हो रही है कि मजदूरों के लिए दावे बहुत हैं, लेकिन उसकी हकीकत ये तस्वीरें हैं जो लगातार हर दिन हर रोज सामने आ रही हैं। दिल्ली के पास गौतम बुद्ध नगर के ग्रेटर नोएडा में भी कई मजदूर पैदल, रिक्शे के जरिए और ट्रकों की मदद से अपने गांव लौटते नजर आए। इन मजदूरों ने पुलिस वालों पर परेशान करने का आरोप लगाया। तो ये तस्वीरें उन मजदूरों की है जो अपने घर की तरफ जाना चाहते हैं, अपने गांव जाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर यहाँ रहे तो ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे, और बेहतर ये है कि चलो अपने उस घर चलें जहाँ से हमने यहाँ आने का फैसला लिया था। और इनमें से तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अब ये मानकर चले हैं कि अब वापस कभी लौट कर नहीं आएंगे। रिक्शे पर लौटते मजदूर, सोचिए सफ़र कितना लंबा होगा, लेकिन इनके हौसले कितने बुलंद, कितने मजबूत होंगे, जो ये सोच रहे हैं कि किसी भी तरह से रिक्शे से, साइकिल से, बाइक से, ऑटो से, ट्रक में सवार होकर हम पहुंच ही जाएंगे। पुलिस ने मारा है मेरे को, बहुत बुरी तरह मारा है, इतना बुरी तरह मारा है। जो आने थे, एक तो आने नहीं दे रहे थे, उसके बाद मेरा भाई मर गया, इनका लड़का डेट कर गया। पुलिस हमको डंडा चलाई, लेकिन हम भाग गया कांते कांते, तो हमको देख करके छोड़ दिया। इसको 2 लाठी लगा के जब मारने, हम तो और अटपीट हो गया वहाँ पर। इतना कुछ झेलने के बाद भी देखिए इनकी इच्छा शक्ति, ये इच्छा शक्ति सरकारों की होनी चाहिए थी, जो होती हुई नहीं दिख रही और इन्हें मजबूर होना पड़ रहा है। लॉकडाउन 4 शुरू होने की तैयारी चल रही है, लेकिन सड़कों से बेबस मजदूरों की भीड़ कम ही नहीं हो रही है। लखनऊ के शहीद पद के मोड़ पर दूसरे राज्यों से आए मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर यहां पहुंचे। हजारों किलोमीटर पैदल चलकर अपने घर जाने को मजबूर मजदूरों और सरकार के दावों में जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन के दौरान महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली जैसे राज्यों से भारी संख्या में मजदूर, कामगार, श्रमिक आ रहे हैं। आप देखिए किस तरह से जो ट्रकें जैसे खड़ी होती हैं, एक तरीके से मारा मारी की स्थिति हो जाती है और सीधे ट्रकों पर लोग चढ़ने लगते हैं। हालांकि पुलिस फोर्स के लोग गाड़ियों को यहाँ, आप देखिए पुलिस फोर्स के लोग गाड़ियों को यहाँ आपको हटाते दिखेंगे। पुलिस फोर्स के जवान आ गए हैं, ट्रक वालों को हटा रहे हैं, लेकिन जो मजदूर हैं यानी जो कामगार, श्रमिक बाहर से आ रहे हैं, अगर आप ट्रकों पर देखिए तो पूरी की पूरी भीड़, आप देखिए ये बाहर की गाड़ियां हैं, उस पर लद कर पूरी तरह से आ रहे हैं, यानी जो बाहर की गाड़ियां हैं, तो मजदूर ही मजदूर आपको सड़क पर दिखाई देंगे, यानी जिन्हें आप सरकार कामगार और श्रमिक कह रही है। तो ये सड़क पर जो नज़ारा है, इसको देखकर आपको अंदाजा लग सकता है कि क्या कंडीशन है। लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होने वाला 18 मई से, लेकिन फिर भी अगर आप सड़कों पर देखें तो सामान, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, जितने भी हैं सब लोग आपको सड़कों पर दिखाई देंगे। कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? अकबरपुर से, बम्बई से। बम्बई से आ रहे हैं? हाँ, अकबरपुर जाना है। अम्बेडकर नगर? हाँ। कैसे आए आप लोग यहाँ तक? वो टैक्सी से। टैक्सी से, पैदल? बच्चे हैं, कितने दिन में पहुँचे हैं आप?
4 दिन हो गए आज। कहाँ से आ रहे हैं? कहाँ से? लुधियाना से सर, लुधियाना से। लुधियाना से आ रहे हैं, पंजाब से? पंजाब, लुधियाना से, पंजाब से। लुधियाना से। कैसे आए यहाँ तक? यहाँ तक एक ट्रक मिल गया था, थोड़े दूर आए, उसके बाद पैदल फिर आ रहे हैं। पैदल आ रहे हैं। वहाँ सरकार खाना पीना नहीं दे रही? कुछ व्यवस्था नहीं था। हम लोग 1 महीना थे वहाँ पे, कोई व्यवस्था नहीं, कोई खाना, कोई राशन फ्री में नहीं मिला। लेकिन हम लोग नहीं पाते हैं, वही सब जो पाते हैं यहाँ के, वहाँ पंजाबी लोग हैं वही लोग पाते हैं। उन्हीं को देते हैं, मतलब भेदभाव करती है सरकार पंजाब की। हाँ, पंजाब की। तो देखा आपने कि इनका आरोप है, ये पंजाब से लुधियाना से आ रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं सरकार वहाँ पंजाब के लोगों को भोजन देती है। महाराष्ट्र के लोग आरोप लगाते हैं कि वहाँ के लोग देती है। जो लोग यहाँ के हैं, इधर आ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, वो सब वहाँ की से पीड़ित भी हैं एक तरीके से, और अब वापस आ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि सड़कों पर महिलाएं देखिए किस तरह ऊपर चढ़ रही हैं, इन्हें अपने गंतव्य तक पहुँचना। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार लगातार व्यवस्था करे, यहाँ पुलिस उन्हें रोक भी नहीं रही, ट्रकों पर बैठने दे रही है और आगे बढ़ा रही है। इधर देखिए पुलिस फोर्स के जवान हैं, उनको ले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं, गाड़ियों को पुलिस फोर्स के लोग उसको भी हटवा रहे हैं, क्योंकि लगातार जो यहाँ भीड़ बढ़ती जा रही है उसको लेकर पुलिस प्रशासन, जो लोग हैं वो काफ़ी चौकन्ने हैं, काफ़ी सावधान है। उसको लेकर पुलिस थोड़ी सख्ती भी बरत रही है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि नज़ारा जो है वो काफ़ी विहंगम है, एक तरीके से चौंकाने वाला। सरकार के लाख प्रयास के बावजूद भी अभी भी कामगार और श्रमिक सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि उनका आरोप है जहाँ से वो आ रहे हैं वहाँ की सरकारें उनकी सहायता नहीं कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बेंगलुरु से लौटे यात्रियों ने रेलवे स्टेशन पर जमकर हंगामा किया। इन लोगों ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन में जरूरी सुविधाएं नहीं मिलने का आरोप लगाया और तय संख्या से ज्यादा यात्री होने का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया। एक्चुअली उस ट्रेन में जो वहाँ से लोग बैठे थे उसको कन्फ्यूजन था कि ये ट्रेन पुरुलिया भी रुकेगी, जबकि इस ट्रेन के जो स्टॉपेज शेड्यूल हैं उसमें कहीं भी पुरुलिया नहीं लिखा हुआ है। तो वो लोग गलती से बैठ गए, तो कुछ कन्फ्यूजन था उसमें कुछ लोगों को। तो हम लोगों ने यहाँ स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर ऐसे 24 लोगों को उतार लिया है और उनको बस से भिजवाने की व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। उधर गुजरात के भरूच में फंसे दूसरे राज्यों से मजदूरों ने गांव वापस भेजने की मांग पर हंगामा किया है। बड़ी संख्या में मजदूर प्रदर्शन के लिए वहां से गुजर रहे हाईवे पर इकट्ठा हो गए और हाईवे को जाम की कोशिश की, जिसकी जानकारी मिलने पर पहुंचे पुलिस वाले मजदूरों को समझाने में लगे रहे।